बीरबल गाय रांधत कहानी एक ऐसा देखा जाता है कि बादशाह अकबर को हंसी मजाक से बड़ा प्रेम था। इसी कारण बात बात में उससे और बीरबल से हंसी हो जाया करती थी। हंसी हंसी में अक्सर बादशाह क्रुद्ध भी हो जाता, परंतु बीरबल कभी क्रोधित नहीं होता था। इस बात को मन में विचार कर अकबर ने बीरबल को क्रोधित करने की एक नई युक्ति निकाली। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल गाय रांधत। तब उत्तर में बीरबल ने कहा, बादशाह शुकर खाए। बीरबल तो अकबर के मुख से उपरोक्त पहेली के निकलते ही उसका अर्थ समझकर क्रोधित न हुआ, परंतु बादशाह अकबर क्रोधित हो गया और बीरबल से बोला, तुम मुझे मजाक के बहाने सुअर खिलाना चाहते हो। बीरबल बोला, आप भी तो मुझको गाय खिलाते हैं। बादशाह अपने काफिये का अर्थ बदल कर बोला, मैंने तो तुम्हें रांधते वक्त गाने को कहा था। बीरबल गाय रांधत मतलब बीरबल पकाते हुए गाता है। बीरबल ने उत्तर दिया, ग्रीब परवर, भला मैंने शुकर रांधने को कब कहा था। मैं तो कह रहा था कि बादशाह शुक रखाए, यानी कि आप शुक तोते की रखवाली करते हैं। आप बिना अर्थ समझे अकारण क्रोधित होते हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी से बादशाह निरुत्तर होकर हंसने लगा। अकबर बीरबल की कहानी न स्त्री है न पुरुष कहानी दो। एक दिन बादशाह और उसके खोजे से आपस में कुछ बातें हो रही थी। इसी बीच बीरबल की बात आई। तब खोजे ने बीरबल की बड़ी दुर्निंद की। यह बादशाह का मोहल्गा खोजा था, इसलिए खुलेआम उसकी अवहेलना करना उचित न समझकर प्रमाणों द्वारा मुंहतोड़ उत्तर देना शुरू किया। अकबर ने कहा, तुम स्वयं विचार कर देखो कि मेरे दरबार में बीरबल सा हाजिर जवाब एक आदमी भी नहीं है। खोजा बादशाह के मुख से बीरबल की प्रशंसा सुनकर मन ही मन भड़क उठा और बोला, हुजूर, यदि आप बीरबल को हाजिर जवाब बतलाते हैं तो वह मेरे 3 सवालों का जवाब दे। यदि ठीक ठीक उत्तर दे देगा तो मैं भी उसे श्रेष्ठ मान लूंगा। बादशाह अकबर ने उससे सवाल पूछने को कहा। खोजा बोला, 1. आकाश में तारों की कितनी संख्या है? 2. दुनिया में स्त्री पुरुष अलग अलग कितने हैं? 3. धरती अपना बीज कहाँ रखती है? बादशाह ने खोजे को अपने पास बैठाकर बीरबल को बुलवाने के लिए सिपाही भेजा। जब वह आया तो उससे खोजे के तीनों सवालों का उत्तर मांगा। बीरबल चुपके बाजार से एक बड़ा मेढ़ा खरीद लाया और उसे बादशाह के सामने खड़ा कर बोला, खोजा साहब, इसके पीठ के बालों की गणना कर लेवें। इसके शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आकाश में तारे भी हैं। फिर इधर उधर गौर से पड़ताल कर एक जगह जमीन में खूंटी गाड़ कर बोला, पृथ्वीनाथ, पृथ्वी का मध्य यही है। यदि खोजे को यकीन न हो तो स्वयं नाप ले। जब पहले और तीसरे सवालों के बाद दूसरे की बारी आई तो बीरबल हंस पड़ा, परंतु अपना असली भाव छिपाकर उत्तर दिया, ग्रीब परवर, स्त्री पुरुषों की संख्या तो इन खोजों के कारण बिगड़ गई है, क्योंकि ये न तो स्त्रियों की संख्या में आते हैं और न पुरुषों की ही। यदि सब खोजे जान से मरवा दिए जाए तो ठीक ठीक गणना निकल सकती है। खोजे का मुंह छोटा हो गया, उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बादशाह ने बहुत कुछ उसे भला बुरा सुनाया। बेचारा लाज का मारा दुम दबाकर जनानखाने में चला गया। बादशाह ने बीरबल को पारितोषिक देकर विदा किया। अकबर, बीरबल और 4 मूर्ख। एक दिन मनोरंजन के समय बादशाह अकबर के मन में यह बात आई, संसार में मूर्खों की संख्या तो अमित है, परंतु मैं ऐसे 4 मूर्ख देखना चाहता हूँ जिनकी जोड़ के दूसरे न हो। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, 4 मूर्ख इस ढंग के तलाश करो कि जिनकी जोड़ के दूसरे न मिले। वह बादशाह की आज्ञा मानकर नगर से बाहर निकला। ढूंढने वालों को क्या नहीं मिल सकता, केवल सच्ची लगन होनी चाहिए। कुछ दूर जाकर बीरबल को एक आदमी दिखलाई पड़ा जो थाली में पान का एक जोड़ा, बीड़ा और मिठाई लिए हुए बड़े उत्साह से नगर की तरफ जल्दी जल्दी भागा जा रहा था। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्यों साहब, यह सब सामान कहाँ लिए जा रहे हो जो आपका पैर खुशहाली के कारण जमीन पर नहीं पड़ता? आपके मर्म को जानने की मुझे बड़ी इच्छा है, अतएव थोड़ा कष्ट कर बतलाते जाइए।
उस आदमी ने पहले तो इस ख्याल से कुछ हिलावाली किया कि कहीं उचित समय पर पहुंचने में देर न हो जाए, परंतु जब बीरबल ने उसे छेड़कर कई बार पूछा तो वह मटक कर बोला, यद्यपि मुझे विलम्ब हो रहा है परंतु आपके इतना आग्रह करने पर बतला देना भी जरूरी है। मेरी औरत ने एक दूसरा कसम कर लिया है, उससे उसे लड़का पैदा हुआ है, आज बरही है, मैं उसी का बधावा लिए हुए न्योते में जा रहा हूँ। बीरबल ने उसे अपना नाम बतलाकर रोक लिया और बोला, तुझे मेरे साथ बादशाह अकबर के पास चलना पड़ेगा, जब मैं छुट्टी दूंगा तब जाना। वह बीरबल का नाम सुनकर डर गया और लाचार होकर उसके साथ हो लिया। वह उसको साथ में लेकर आगे बढ़ा। दैवयोग से रास्ते में एक घोड़ी सवार मिला। यह आप तो घोड़ी पर सवार था, परंतु अपने सिर पर घास का बंडल ढो रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, क्यों भाई, यह क्या मामला है? आप अपने सिर का बोझ घोड़ी पर लादकर क्यों नहीं ले जाते? उसने कहा, गृहपरवर, इसका कारण यह है कि मेरी घोड़ी गर्भिणी है, ऐसी दशा में उस पर इतना बोझ नहीं लादा जा सकता, मुझे ले जा रही है, यही क्या कम गनीमत है। बीरबल ने इस घोड़ी सवार को भी अपने साथ ले लिया और दोनों को लिए बादशाह अकबर के पास पहुंचा। तब बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, चारों मूर्ख आपके सामने उपस्थित है। बादशाह तो दो को ही देख रहा था, अतएव बोला, तीसरा मूर्ख कहाँ है? बीरबल ने कहा, तीसरा नंबर हुजूर आपका है, जो आपको ऐसे ऐसे मूर्खों को देखने की इच्छा होती है। चौथा मूर्ख मैं हूँ जो उन्हें ढूंढकर आपके पास लाता हूँ। अकबर को बीरबल के ऐसे उत्तर से बड़ी प्रसन्नता हुई और जब उन्हें उनकी मूर्खता का परिचय मिला तो खिलखिलाकर हंस पड़े। अकबर बीरबल का किस्सा, गुलाम को मार डाल कहानी। संध्या का समय था। अकबर अपने बाग में दरबारियों के साथ राजकीय विषयों पर विचार कर रहा था। इतने में तानसेन ने अपनी सारंगी मिलानी शुरू की। सबका ध्यान तानसेन के वाद्य की तरफ आकृष्ट हो गया। दरबार का शेष कार्य स्थगित कर दिया गया। तानसेन ने एक मनहरन तान सारंगी पर छेड़ी। चारों तरफ से वाहवाह की ध्वनि आने लगी। बादशाह आनंदमग्न तकिए के सहारे लेटा हुआ सुन रहा था। चारों तरफ आनंद छा रहा था। इसी समय शहर का कोतवाल दो आदमियों को लिए हुए आया। उन आदमियों के कपड़े खून से लथपथ हो रहे थे। कोतवाल के अचानक आ पहुंचने से बड़ा रंग में भंग हो गया। बादशाह झल्ला गया और झिड़ककर कोतवाल से बोला, क्या तुमको इतनी भी तमीज न हुई कि यह समय दरबार का नहीं है? ऐसे मनबहलाव के समय बंदियों का लाना कहाँ तक उचित था? ये कैदी रात भर हवालात में रखे जा सकते थे। कल दरबार लगने पर इनके मामले पर विचार किया जा सकता था। फिर इतनी आतुरता दिखलाने का क्या कारण है? बादशाह की नाराजगी से कोतवाल सहम गया, परंतु बिना असलियत बतलाए भी काम नहीं चलते देखा। कुछ सोच समझकर उसने कहा, गृहपरवर, इसमें संदेह नहीं कि मैं इनको सुबह लेकर हाजिर हो सकता था, परंतु इनका मामला बड़ा बेढंगा है, जिस कारण मुझको विवश होकर इसी समय आना पड़ा। उससे ऐसा सुनकर बादशाह कुछ शांत होकर बोला, अच्छी बात है, इनका अभियोग सुनाओ। कोतवाल ने कहा, आज जब मैं नगर में गश्त लगाते हुए व्यापारियों की मंडी में पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि एक जगह बहुतेरे आदमियों की भीड़ लगी हुई है। जब वहां गया तो इस अपरिचित मनुष्य को इस नगर व्यापारी से मार पीट करते देखा। यह अपरिचित मनुष्य नगर व्यापारी को झिड़क रहा था कि अरे दुष्ट, आज से 5-7 वर्ष पहले तू मेरा दास था और वहां से छिपकर भाग आया है। बड़े परिश्रम के बाद आज तुझे पकड़ लिया है, अब मेरे रुपए अदा कर। इसको झिड़कते देख नगर व्यापारी बोला, नालायक, दास तो मेरा तू है, तुझे मैं आज कितने ही वर्षों से ढूंढ रहा था, भाग्यवश इस समय हाथ लगा है। इनकी आपस की ऐसी लड़ाई देखकर मैं इन्हें गिरफ्तार कर सरकार के सामने लाया हूँ। अब आपकी जैसी मर्जी हो, इनका निपटारा कीजिए। बादशाह ने उनसे साक्षी मांगी। नगर सौदागर ने कहा, गृहपरवर, आज 5 वर्ष का अरसा हुआ कि मैं अपना शहर ईरान छोड़कर दिल्ली आ बसा हूँ और यह हमारा नौकर इससे 2 वर्ष पहले ही मुझको छोड़कर भाग गया था। आज जब मैं बाजार में खरीद फरोख्त कर रहा था
तो यह भी अचानक वहीं आ पहुंचा और मेरा हाथ पकड़कर बोला, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। मेरे व्यापारी होने का सारा शहर साक्षी है। जब पहला व्यापारी अपना बयान दे चुका तो दूसरा विदेशी व्यापारी बोला, पृथ्वीनाथ यह झूठ बोलता है, क्योंकि ईरान का व्यापारी मैं हूँ। इस शहर में मैं बिल्कुल नया आया हूँ, इस कारण यहाँ का एक भी नागरिक मुझे नहीं पहचानता। यह जो इस नगर में शेर अली के नाम से विख्यात हो रहा है, सो इसका फर्जी नाम है। यह नसीबा नामी मेरा गुलाम है। 7 वर्ष का जमाना गुजरा जब मैं इसे दुकान पर छोड़ बाहर व्यापार के लिए गया था। मौका देख यह मेरी बहुत बड़ी रकम चुराकर भाग आया है। तभी से मैं इसकी खोज में दर-दर ढूंढता फिरता हूँ। आज 7 वर्षों के बाद यहाँ मिला है। इनका अभियोग दरबार के सभी लोग बड़े दौर से सुन रहे थे। मामला भी बड़ा पेचीदा जान पड़ता था। दोनों ही सौदागर के लिबास में थे और दोनों की मुखाकृति भी। जब यह मामला चल रहा था, इसी बीच एक सरदार साहब भी आ पहुँचे और नगर व्यापारी शेर अली को कैदी की सूरत में देखकर बोले, शेर अली, यह तुम्हारी क्या हालत है? तुम कैदी की सूरत में क्यों दिखाई पड़ रहे हो? शेर अली को इस सरदार के आने से बड़ी तसल्ली हुई और बोला, सरदार साहब, आप भी जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से इस नगर में व्यापार कर रहा हूँ और यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है। समय के फेर से या दैव की अकृपा से आज मैं अपने ही दास द्वारा अभिशापित किया जा रहा हूँ। सरदार बादशाह को चिताकर बोला, गरीब परवर, यह शेर अली आजकल का व्यापारी नहीं है, बल्कि लड़ाई के समय में इसने कई बार सरकार को रुपए की मदद देकर राजभक्ति प्रकट की है। वह शेर अली की तरफ इशारा करके बोला, शेर अली, यह तुम्हारी ही उदारता का कारण था कि मैंने गुजरात जैसे सामर्थ्यशाली अधिपति पर विजय प्राप्त की थी। तुम्हारी वह मदद हमारी नहीं, बल्कि बादशाह अकबर की मदद थी। सरकार की तरफ से तुमको अभी तक उसका कोई पुरस्कार नहीं मिला है। सरदार की इस सारगर्भित साक्षी से अकबर खुश हो गया और बोला, शेर अली को उस उपकार का बदला चुकाया जाएगा। बादशाह ने ईरान के सौदागर की तरफ इशारा करके कहा, क्यों भाई, तुमको भी किसी की साक्षी दिलानी है? यदि है तो उसे सामने लाओ। सरदार की साक्षी से तो नगर व्यापारी का शेर अली होना साबित होता है। ईरान का व्यापारी बोला, गरीब परवर, मैं इस स्थान में पहले फल आया हूँ, यहाँ की भाषा तक नहीं समझता और न यहाँ पर मेरा कोई परिचित ही है। अभी मेरा सामान भी बाहर ही पड़ा हुआ है, उसको यहाँ लाने में अभी कई दिन व्यतीत हो जाएंगे, फिर मैं किसकी साक्षी हूँ? हाँ, इतना जरूर है कि मैं दूर देशों से सुनता आ रहा हूँ कि आपके दरबार में बड़ा सच्चा न्याय होता है, इसलिए कृपया हमारा उचित न्याय करा दीजिए। दोनों लोगों की बातें सुनकर एक सभासद ने बादशाह अकबर से अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, यह मामला बड़ा ही बेढंगा दीख पड़ता है। इसका फैसला कवि गंग से कराया जाए। वे ऐसे मामलातों को महज खिलवाड़ मात्र समझा करते हैं। बेचारा कवि गंग बड़ा घबराया और झट बोल उठा, हजूर, बीरबल के रहते इसका न्याय करने की दूसरे की आवश्यकता नहीं है, अतएव इसका न्याय बीरबल से ही कराया जाए। वे इससे कभी इनकार नहीं कर सकते। बादशाह तो पहले ही से समझ रहा था। उसने बीरबल को आज्ञा दी, इस मामले को अच्छी तरह जांच कर न्याय करो। बीरबल ने भी सहर्ष स्वीकार किया। बीरबल की कार्रवाई शुरू हुई। उसने दोनों व्यापारियों को पास बुलाकर उनसे बहुत प्रकार की पूछताछ की, परंतु फिर भी कुछ मतलब की बात हासिल न हुई। तब उसने एक नई सूझ निकाली। बीरबल उन दोनों सौदागरों को एक जगह खड़ा कराकर एक जल्लाद को नंगी तलवार लिए हुए बुलवाया। जब वह आकर हाजिर हुआ तो बीरबल उससे बोला, क्या देखता है? गुलाम को अभी मार डाल। बीरबल के मुख से इतना शब्द निकलते ही जल्लाद तलवार लेकर झपटा। उसका झपटना था कि नगर व्यापारी यानी नकली शेर अली अलग हट गया। बीरबल उसकी ऐसी हरकत देखकर तुरंत ताड़ गया कि असल में यही गुलाम है। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। नकली शेर अली ने भी अपना गुलाम होना स्वीकार कर लिया और वह तुरंत कैद कर लिया गया। अनंतर दरबारियों के पूछने पर उसने कहा,
असल में मैं ही अपने इस ईरानी मालिक असली शेर अली का गुलाम था। मेरी आदत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मैं हमेशा इसे हटाने की ताक में था। जब मेरा मालिक मुझे दुकान पर अकेला छोड़कर बाहर चला गया तो मेरी नीयत बिगड़ी और उसका बहुत सा माल लेकर वहां से भाग निकला। घूमते फिरते यहाँ पहुँचा और उस चोरी के रुपयों से व्यापार करने लगा। चूँकि इस काम को मैंने अपने मालिक के यहाँ ही सीख लिया था, इस कारण व्यापार चलाने में मुझे कोई दिक्कत न पड़ी और मेरा काम धड़ल्ले से चलने लगा। अब मैं असली शेर अली के नाम से विख्यात हो गया हूँ। इतने दिनों के परिश्रम से जो मैंने भारतवर्ष में अपना नाम प्रख्यात किया था, सो आज देव के प्रकोप से मिट्टी में मिल गया। अब मुझसे गुलामी करते नहीं बनेगी, अतएव कृपा कर मुझे प्राणदंड की आज्ञा दीजिए। बादशाह अकबर ने शेर अली से पूछा, शेर अली, अब तुम इस आदमी का क्या करना चाहते हो? शेर अली बोला, गरीब परवर, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात रह गई, अब आपके जी में जो आए सो कीजिए। शेर अली के ऐसे संतोषप्रद वाक्यों से बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उसने अपना राज किसी पर जाहिर न किया। यह भी पढ़ें, जानिए बीरबल की बेटी ने कैसे निकाला बैल का दूध, जिससे उड़ गए अकबर के होश। बैल का दूध। बेचारा अपराधी नसीबा जीवन की आस लगाकर एक तरफ खड़ा था। बादशाह उसकी तरफ लक्ष्य कर बोला, नसीबा, तुम्हारा अपराध प्राणदंड पाने के योग्य है, परंतु तूने मेरे साथ उपकार किया है और मैंने अभी तक तुझे उसका कुछ बदला नहीं चुकाया है। अतएव तुझे जीवन दान देता हूँ और पुरस्कार में तुझे दरबार का एक काम सौंपता हूँ। अब तुम उसी काम के सहारे से अपना जीवन निर्वाह करो। नसीबा खुशी के मारे फूला न समाया और बड़ी प्रसन्नता से उस पद को स्वीकार किया। बादशाह ने मन में विचार किया कि इस न्याय में बीरबल ने कमाल किया है, इस कारण उसको भी उचित पुरस्कार देना परमोचित है। बादशाह ने 3 पोशाक मंगवाई। उसमें पहली कुछ आभूषणों के साथ असली शेर अली को और दूसरी बीरबल को तथा तीसरी नसीबा नामी गुलाम को देकर विदा किया। नसीबा ने शेर अली के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की माफी मांगी और उसको आदरपूर्वक अपने मकान पर ले गया। उसने अपना सारा धन शेर अली के हवाले कर दिया। शेर अली बहुत बड़ा व्यापारी था, उसका सारा कारोबार ईमान पर चलता था। उसने विचार किया, व्यापार से मेरे धन के अतिरिक्त जो कुछ नसीबा ने अधिक उपार्जन किया है वह उसके परिश्रम का है। उसने अपना असली धन लेकर शेष बचा धन नसीबा के हवाले किया और खुशी खुशी अपने ईरान देश को लौट गया। अकबर बीरबल स्टोरी। 2 पड़ोसिनें कहानी। दिल्ली शहर के एक महल्ले में 2 पड़ोसिन बहुत दिनों से आबाद थी, परंतु दोनों का स्वभाव भेद से उनकी पटरी नहीं खाती थी। उसमें एक तो गुणवती और सरल स्वभाव थी, परंतु दूसरी खोटी और कर्कशा थी। उनके मनमुटाव का यही खास कारण था, न वह उसकी विभूति को सहन करती और न वह उसकी, यहाँ तक कि कर्कशा हमेशा सरला की हंसी उड़ाया करती थी। जब वह किसी प्रकार भी सरला को न दबा सकी तो एक दिन उसने अपने लाडले पुत्र की हत्या कर चुपके से उस भलामानस के घर में छोड़ आई और आप स्वयं रोती बिलबिलाती हुई बादशाह अकबर के पास पहुंची। जब बीरबल ने उसके बच्चे के क्ल का हाल सुना तो वह उस भलीमानस औरत को बुलवाया जिस पर कि दुष्टा ने अपने पुत्र के मारने का अभियोग लगाया था। बीरबल की आज्ञा पर वह तुरंत हाजिर हुई और अपने को इस प्रकार आकस्मिक बुलाए जाने का कारण पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, क्या तूने इस औरत के बालक की हत्या की है, जैसा कि यह तेरे ऊपर अभिशाप लगा रही है? यदि नहीं तो तेरे पास निर्दोष होने का क्या सबूत है? तुरंत बतला। वह बोली, महाशय जी, न जाने कौन इसकी हत्या कर लाश मेरे घर में डाल गया है, मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं। आप इस पर भली भांति विचार करें, मुझे अधिक बोलने का अभ्यास नहीं है। बीरबल ने दोनों स्त्रियों को वहीं रोककर अपने एक सच्चे सेवक के कान में कुछ समझाकर उसे उनके घर भेजा। वह उन स्त्रियों के चालचलन की जांच कराना चाहता था। नौकर आज्ञा पाते ही उस महाल में गया जहां ये रहती थी। उसने उनके अड़ोस पड़ोस के तमाम लोगों से उनके चालचलन के संबंध में पूछताछ की।
उनकी ज़बानी मालूम हुआ कि जिस स्त्री पर अभिशाप लगाया गया है वह निहायत भलीमानस है और अभिशाप लगाने वाली स्त्री निहायत दुष्टा और फ्रेबिन है। नौकर जैसा सुनकर आया था उसका सारा कच्चा चिट्ठा बीरबल से कह सुनाया। सच झूठ की पहचान के लिए बीरबल ने एक तरकीब निकाली। उसने पहली भलीमानस स्त्री को बुलाकर पूछा, यदि तूने सचमुच इस बालक का वध नहीं किया है तो अपने सारे वस्त्र उतारकर एक तरफ अलग खड़ी हो जा। वह बोली, मंत्रीवर, मैं चाहे कल की जगह आज ही मार डाली जाऊं, परंतु मुझसे यह नहीं होगा। मैं मरने से उतना नहीं डरती जितना निर्लज्जता से। तब बीरबल ने दोहशीला यानी दुष्टा औरत को बुलाकर पूछा, यदि तू जानती है कि सचमुच इसने ही तेरे बालक का वध कराया है तो इस सभा के बीच अपने सारे वस्त्र अलग फेंककर एकदम नग्न खड़ी हो जा। वह तुरंत वस्त्र उतारकर फेंकने को उद्यत हुई। उसकी ऐसी निर्लज्जता देखकर बीरबल स्वयं शर्मिंदा हुआ और उसे वस्त्र उतारने से रोका। उसको निश्चय हो गया कि इसी ने बालक का वध किया है। बीरबल ने सिपाहियों को उसे पीटने की आज्ञा दी। उसके दोनों हाथ पांव बांध दिए गए और सिपाही मारने को उद्यत हुए। अब तो दुष्टा स्त्री का होश ठिकाने आ गया और उसने तुरंत अपना कसूर स्वीकार कर लिया। बादशाह अकबर को उस मक्कारा की काली करतूत पर बड़ा रंज हुआ, इसलिए उसे कारागार भुगतने को सजा दी और उस विनम्रा स्त्री को पुरस्कार देकर विदा किया। अकबर बीरबल का किस्सा। पंडित की पदवी कहानी। एक मूर्ख ब्राह्मण को पंडित कहलवाने की बड़ी प्रबल इच्छा थी। बेचारा सतत प्रयत्न करने पर भी जब कामयाब न हुआ तो उसे बीरबल से मिलकर कार्य साधन की तरकीब सूझी। उसने तुरंत बीरबल के मकान की तरफ प्रस्थान किया। बीरबल का घर उसके घर से दूर था। रास्ते का थकामांदा जब वहां पहुंचा तो लोगों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि अभी बीरबल दरबार से नहीं आया है। मरता क्या न करता, वह तो पंडित कहलाने की धुन में चूर हो रहा था। तत्काल वहां से मुड़ा और दरबार की तरफ राही हुआ। मौन मारे चला जा रहा था। अचानक बीच रास्ते में उसकी बीरबल से मुलाकात हो गई। वह बड़ी विनम्रता पूर्वक अपने दोनों हाथ जोड़कर बीरबल से बोला, बुद्धिवर प्रधान जी, मैं निरक्षर भट्टाचार्य हूँ, यानी मुझे पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता। इस पर मुझे पंडित बनने की बड़ी अभिलाषा है। अपने बुद्धि भर प्रयास करके हार गया पर मेरी मनोकामना सफल न हुई। अब लाचार होकर आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे इसका उपाय बतलाकर मेरी जीवन रक्षा कीजिए। बीरबल ने कहा, इसमें आपके घबराने की बात नहीं है। इसका उपाय तो बड़ा ही सरल है। जो तुम्हें पंडित कहलाने की इतनी आकांक्षा है तो किसी चौराहे पर जाकर खड़े हो जाओ। जब तुम्हें कोई पंडित कहकर पुकारे तो उसे मारने दौड़ना। बस फिर देखोगे कि तुम जहाँ जहाँ जाओगे सर्वत्र लोग पंडित ही पंडित पुकारते फिरेंगे। बीरबल की युक्ति से वह मूर्ख ब्राह्मण बड़ा संतुष्ट हुआ। तुरंत आगे बढ़कर वह एक चौराहे पर खड़ा हो गया। इधर बीरबल भी जा पहुंचा और वहां के खेलते हुए छोटे छोटे लड़कों के कान में कुछ कहकर समझाया। फिर क्या था, चारों तरफ से पंडित पंडित की आवाज आने लगी और वह उन्हें मारने को दौड़ने लगा। उस चौमुहानी पर लोगों की भीड़ लग गई। लड़कों की देखा-देखी बड़कों ने भी पंडित पुकारना प्रारंभ कर दिया। ज्यों-ज्यों वह लोगों पर चिढ़ता, त्यों-त्यों लोग और भी चिढ़ाते जाते थे। अकबर बीरबल और लोहार की मनमानी कहानी। दो दिल्ली का एक नागरिक बड़ा सूंघ था। वह अपने परिश्रम और कृपणता के कारण रत्नों का एक बड़ा कोष संग्रह किए हुए था। वह उन रत्नों को एक ऐसी साधारण संदूक में छिपाकर रखे हुए था कि जिससे देखने वाले को उसमें रत्न होने का भ्रम न हो सके। उसका घर भी साधारण गृहस्थों के समान कच्चा और टूटा फूटा हुआ था। भला ऐसे भग्न मकान में रत्न होने की कौन संभावना कर सकता था। दैवात एक दिन मध्य रात्रि में उसके घर में आग लगी। कंजूस उस आग को बुझाने की कोई तरकीब न देखकर कुछ साधारण वस्त्रों को लेकर घर से बाहर निकल आया। ये वस्त्र उसके रोजमर्रा के काम आने वाले थे। घर जलने की चिंता में बेचारा कंजूस छाती पीट पीट कर रुदन करने लगा। उसके रोने का शब्द सुन और आग की लपट देखकर उसके अड़ोस पड़ोस के बहुतेरे आदमी एकत्र हो गए।
उन आदमियों में एक लोहार भी था। लोहार ने कंजूस को फटकारते हुए कहा, इस साधारण झोंपड़े के लिए तू इतना रुदन क्यों कर रहा है? इसमें तेरा कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा? सूंग बोला, भाई तू झोंपड़ा जलता देखता है और मैं अपने रत्नों को जलते देख रहा हूँ, फिर तू ही बता कि क्यों कर न रो। लोहार ने कहा, वह धन कहाँ और किस चीज में रखा हुआ है? तब सूंगड़ा उंगली से बगल की एक कोठरी दिखलाते हुए बोला, उसी कोठरी में एक काठ की पुरानी संदूक रखी हुई है जिसमें 7 लाख के जवाहरात बंद है। लोहार ने कहा, यदि मैं उन जवाहरातों को बाहर निकाल लाऊंगा तो अपने मनमानी जवाहरात तुझे दूंगा और बाकी मैं लूंगा। सर्वस्व जाता देख कंजूस ने उसकी बात मान ली। लोहार अग्नि से बचने की तरकीब जानता था, इसलिए उस जलती हुई आग में साहस कर कूद पड़ा और कोठरी में पहुंचकर उस संदूक को बाहर निकाल लाया। इस प्रकार पिटारी को अपनी बगल में रखकर अग्निकांड देखने लगा। बादशाह की आज्ञा शिरोधार्य कर बीरबल ने उन दोनों से अलग अलग बयान लिया और उन बयानों को पृथक पृथक 2 कागजों पर लिखकर उस पर उनके हस्ताक्षर कराए। फिर उन दोनों से बारी बारी साक्षी लेकर प्रमाणित कराया कि उनका कहना बिल्कुल सत्य है और उन्हें मान्य है। तब बीरबल ने पहले पहल लोहार से पूछा, तुमको इसमें से क्या क्या लेना मंजूर है? लोहार बोला, मेरी इच्छा जवाहरात लेने की है। बीरबल ने तुरंत निर्णय कर दिया, तू जवाहरात इस कंजूस को दे दे और स्वयं खाली पिटारी ले ले। यह निर्णय सुनकर लोहार ने शर्तनामे की तरफ इशारा किया। बीरबल बोला, तू पहले ही अपनी शर्तों में लिख चुका है कि मैं अपनी मनमानी दूंगा, तो तेरे मन में जवाहरात लेने का है, अतएव तेरी जबान से ही निर्णय हो गया। अब जवाहरातों को इसे देकर आप खाली पिटारी लेकर चला जा। इस प्रकार लोहार के हाथ खाली पिटारी लगी और कंजूस सानंद जवाहरातों को लेकर घर लौटा। लोहार की मनमानी उसे ही महंगी पड़ गई। थोड़ी देर बाद जब अग्नि का वेग घट गया और लोगों के हृदय में शांति आई तो पिटारी का मामला उपस्थित हुआ। जिस वक्त लोहार और कंजूस में ऐसी शर्तें तय की थी, उस समय लोहार ने एक और चालाकी की थी। उस जगह के 2 मनुष्यों को अपना गवाह बना लिया था। गवाहों के सामने ही वह पिटारी खोली गई। पिटारी खुलते ही जवाहरातों की चमक बाहर तक फैल गई। जैसे धन देखकर गवारों की दशा होती है, वही दशा लोहार की भी हुई। उस अमूल्य रत्नों की ढेरी को देखकर उसका मन फिर गया। उसने पिटारी का सारा धन तो आप ले लिया और उस खाली पिटारी को बेचारे कंजूस के हवाले किया। कंजूस लोहार की अनीति देखकर बहुत चकराया और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा, भाई आधा धन मुझे दो और बाकी आधा आप ले लो, इसमें मेरी राजी है। लोहार डांटकर बोला, क्या पहले मेरे तेरे बीच ऐसी शर्त पक्की नहीं हुई थी कि मैं तुझे अपनी मनमानी दूंगा? अब चूर चपड़ क्यों करता है? दोनों में वाद विवाद होते होते संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो गई और सूर्योदय का समय आया। सूंगड़े ने आधे रत्नों को पाने के लिए बहुतेरा प्रयास किया, परंतु लोहार उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। सूंगड़े ने लाचार होकर बादशाह अकबर के पास अर्जी गुजारी। मामला पेचीदा देखकर बादशाह ने बीरबल को बुलाया और उनका सारा हाल सुनाकर उसे न्याय करने की आज्ञा दी। एक बार राजा अकबर के राज्य में एक बहुत ही अमीर व्यापारी को लूट लिया गया था। वह दुखी व्यापारी राजा अकबर के दरबार में गया और मदद मांगी। अकबर ने बीरबल से उस व्यापारी के साथ डाकू ढूंढने में मदद करने के लिए कहा। बीरबल ने व्यापारी से पूछा कि क्या तुम्हें किसी व्यक्ति पर शक है? तो जवाब में व्यापारी ने बीरबल को बताया कि उसे अपने एक नौकर पर शक है। व्यापारी का इशारा पाते ही बीरबल ने सभी नौकरों को बुलाया और उन्हें एक सीधी लाइन में खड़े होने के लिए कहा। जब सभी से चोरी के बारे में पूछा गया तो सभी ने उम्मीद के मुताबिक ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर बीरबल ने उनमें से प्रत्येक को समान लंबाई की एक छड़ी दी। बीरबल ने तितर-बितर करते हुए कहा, कल तक डाकू की छड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन जब बीरबल ने सभी को बुलाया और उनकी छड़ियों का निरीक्षण किया तो पाया कि एक सेवक की छड़ी 2 इंच छोटी थी। व्यापारी द्वारा असली चोर को खोजने के रहस्य के बारे में पूछे जाने पर बीरबल ने कहा, यह सरल था।
चोर ने अपनी छड़ी को 2 इंच काट दिया था, इस डर से कि इसका आकार बढ़ जाएगा। फारस का बादशाह और बीरबल कहानी 3 फारस का बादशाह बीरबल की बुद्धि की बड़ी प्रशंसा सुना करता था। यही वजह है कि उसे बीरबल को देखने की उत्कट इच्छा हुई। उसने अकबर के पास एक पत्र लिखकर भेजा। उसमें उसने बीरबल को बुलाने की बात लिखी थी। वह अहलकार, कर्मचारी कई दिन की मंजिल तय कर दिल्ली पहुंचा। उसने बादशाह अकबर को अदब से सलाम कर फारस के बादशाह का भेजा हुआ पत्र दिखलाया। अकबर बादशाह पत्र पढ़कर बहुत खुश हुआ और अहलकार को अपनी सराय में आराम करने की आज्ञा दी। वहां उसके आराम की सभी वस्तुएं प्रस्तुत थी। दूसरे ही दिन बादशाह ने बड़े ठाट बाट के साथ बीरबल को फारस भेज दिया। बीरबल ने फारस पहुंचकर शहर के बाहर एक बाग में अपना डेरा खड़ा कराया। उस अहलकार को अपने आने की सूचना बादशाह को देने के लिए फारस के बादशाह के पास भेजा। जब बादशाह ने सुना कि बीरबल नगर के बाहर मेरे हुक्म का इंतजार कर रहा है, तो उसने अपने समस्त कर्मचारियों को अपने ही से वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करा सबके सहित दरबार में जा बैठा। फिर उसने बीरबल को आने की आज्ञा दी। अहलकारे से बादशाह के बुलावे का पत्र पाकर बीरबल राजभवन में उससे मिलने आया। वहां की अजीब हालत थी। सब लोग एक ही तरह की पोशाक पहने हुए यत्र तत्र बैठे थे। बीरबल एक तरफ से सबको लक्ष्य करता हुआ धीरे धीरे बादशाह के पास जा पहुंचा। उसे अदब से सलाम कर उसके समीप आप भी बैठ गया। बादशाह फारस ने पहले उसकी बड़ी आवभगत की। उसके बाद बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमको कैसे मालूम हुआ कि मैं ही फारस का बादशाह हूँ? बीरबल ने उत्तर दिया, गरीब परवर, भले ही सबके कपड़े एक जैसे थे, लेकिन आपकी नजर सबके ऊपर थी। साथ ही मैंने गौर किया कि सबका ध्यान आपके ऊपर था। इससे मैंने आपको बिना परिश्रम ही आसानी से पहचान लिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर फारस का बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ।